आओ बच्चों, आज हम क्लास 10th का वर्कशीट 33 करेंगे। इसमें आज हम पढ़ने वाले हैं गोलीय लेंस और प्रकाश का अपवर्तन। अभी दो वर्कशीट में हमने पढ़ा था प्रकाश का परावर्तन जो कि दर्पण में होता है, और लेंस और दर्पण में सबसे पहली खास बात क्या है कि दर्पण एक साइड से पॉलिश होता है लेकिन लेंस दोनों तरफ से ट्रांसपेरेंट होता है। तो दो तरह के गोलीय दर्पण होते हैं, पहले हिंदी मीडियम में करेंगे, उसके बाद दूसरे इंग्लिश मीडियम में करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। गोलीय दर्पण के प्रकार, दो तरह के गोलीय दर्पण होते हैं, एक होता है उत्तल लेंस, दूसरा होता है अवतल लेंस। उत्तल लेंस को ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है जो किनारों से पतला होता है और बीच से क्या होता है, मोटा होता है। लेकिन अवतल लेंस को इस तरह से प्रेजेंट किया जाता है, इसका रिप्रेजेंटेशन ऐसा है, किनारों से ये मोटा होता है और बीच से क्या होता है, पतला होता है। अवतल लेंस को अभिसारी भी कहा जाता है क्योंकि सभी किरणों को ये एक बिंदु पर एकत्रित करता है, और ये अवतल लेंस क्या करता है, जो भी किरण इसके ऊपर गिरती है उसको रिफ्लेक्ट डाइवर्ट कर देता है, अपसारी कर देता है। अब कुछ इसके नियम हैं कि उत्तल और अवतल लेंस के किरण आरेख बनाने के नियम जो आपको एनसीईआरटी की बुक में से प्रैक्टिस करने हैं। सबसे पहला है मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश किरणें। अगर मैं यहाँ पर उत्तल लेंस बनाते हैं, ऐसे उत्तल लेंस में बनाने के लिए आपको ये मुख्य अक्ष खींचना पड़ेगा। जैसे हमने दर्पण में P लिखा था, यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर होता है ये O के साथ साथ अब कोई भी लेंस आर पार जब दिखाई देगा तो उसके फोकस भी दो होंगे, तो ये आता है F1, और जो सेंटर ऑफ कर्वेचर हमने लिखा था उसको हम डबल करके 2F1 आ जाएगा। इस तरफ आ जाता है F2 और इसका डबल होता है C2 कह सकते हो या 2F2 कह सकते हो आप इसको। तो अब इसमें एक एक करके हम बात करते हैं कि मुख्य अक्ष से समानांतर आने वाली प्रकाश किरण जब उत्तल लेंस के अपवर्तन के बाद लेंस के दूसरे फोकस की तरफ चली जाती है, अगर ये आती है कोई रे मुख्य अक्ष के समानांतर आ रही है, तो ये जब इसमें अपवर्तन हो गए फोकस में से पास होके चली जाएगी, पहला रूल। दूसरा, मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश किरण अवतल लेंस से अपवर्तन के बाद लेंस की दूसरी ओर फोकस से दूर जाती है, वो हम अवतल लेंस में करके दिखाएंगे। तीसरा है, अगर कोई रे ऑप्टिकल सेंटर में से ऐसे पास होती है, ऑप्टिकल सेंटर में से पास माना कि यहाँ पर कोई मोमबत्ती रखी और ये रे ऑप्टिकल सेंटर में से जाती है, तो ये अपना रास्ता नहीं बदलती है, सीधी आर पार चली जाती है। और अगर हम ये सेकंड वाला पॉइंट करें, जो आपका दूसरा है अपसारी लेंस है, अवतल लेंस है, अगर हम इसमें ऐसे ही करें, ऑप्टिकल सेंटर है, ये F1 है, ये 2F1 है, ऐसे ही F2 और 2F2। अब क्या होगा, कोई समानांतर किरण इसके ऊपर आएगी तो ये डाइवर्ट कर देता है, दूर चला जाता है, और इसमें एक्चुअल पास होने की बजाय इट अपीयर टू पास थ्रू द F1 नॉट F2, दिस इज़ F1। सो दिस इज़ अपसारी लेंस हम इसको कहेंगे क्योंकि ये डाइवर्ट कर देता है चीज़ों को। तो इस तरह से डायग्राम सारे एनसीईआरटी के अंदर आप देख सकते हैं। उसके बाद आता है प्रकाश का अपवर्तन, ये रूल है, इसके नियम हैं। इसके दो नियम हैं। पहला है कि जो आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा दोनों माध्य को अवलंब करने वाले पृष्ठ के आपतन बिंदु पर अभिलंब सभी एक ही तल में होते हैं। जैसे अगर हमें एक ग्लास स्लैब लें और ग्लास स्लैब में अगर हम ये देखें, एक लंब डाला हमने, अगर एक रे आती है, इंसिडेंट होती है, इसको बोलते हैं आपतित किरण। ये कौन सी होती है, आपतित किरण है ये वाली। अब एंगल जो होगा वो आपतन कोण होगा, एंगल आई। जब ये मीडियम 1 है, ये मीडियम 2 है, फिर ये दोबारा मीडियम सेम आ जाता है, माना कि ये हवा है, ये ग्लास है, कांच है, और फिर हवा में जाना है इसको। तो क्या होगा, जब ये रे हवा से ग्लास में जाएगी, हवा एक विरल माध्यम है, विरल से सघन में जाएगी, विरल से सघन में और फिर विरल में जाएगी। विरल का मतलब होता है जहाँ पे हवा है और हवा में स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है, ज़्यादा होती है किसी दूसरे माध्यम की अपेक्षा। तो ये इस तरफ बैंड हो जाएगी ऐसे, लेकिन अगर हम यहाँ से देखेंगे उस रे को, हमें सीधी दिखाई देगी, जाना इसको ऐसे चाहिए था, लेकिन ये बैंड क्यों हुई, अपवर्तन के कारण। फिर एक लंब डालते हैं तो आप देखोगे कि ये सघन से विरल और विरल से सघन माध्यम में जाते जाते अपना रास्ता चेंज कर लेती है, ऐसे गई, फिर ये रिफ्रैक्ट हुई और फिर इसने दोबारा से अवे चली गई। जब हम इसको एक्सटेंड करते हैं तो इनके बीच में कोई ना कोई विस्थापन आ जाता है, और ये प्रकाशिक केंद्र जो होता है वो पॉइंट से हम उसको रिप्रेजेंट, वो पॉइंट होता है इसके अंदर, जब भी उत्तल और अवतल लेंस में है, जैसे वहाँ पे पोल होता था, यहाँ पे प्रकाशिक केंद्र है। दूसरा पॉइंट है प्रकाश के निश्चित रंग
यह माध्यमों के युग्मक के लिए जो साइन आइन है, आपतन कोण और जो अपवर्तन कोण है उसका स्थिर अनुपात होता है। इसका मतलब स्थिरांक जो होता है वो साइन आई अपॉन साइन आर होता है और इसको स्नेल का नियम भी कहा जाता है। उसके बाद आता है, जैसे हमने दर्पण का सूत्र पढ़ा था ऐसे ही लेंस सूत्र है, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। पहले में प्लस आता है तो वो दर्पण सूत्र हो जाता है, माइनस आता है तो लेंस सूत्र। और आवर्धन में हमने पढ़ा था कि m इक्वल टू h डैश अपॉन h दर्पण के अंदर इक्वल टू माइनस v अपॉन u, लेकिन यहाँ पे माइनस यहाँ प्लस आ जाएगा तो ये हमारा लेंस सूत्र का आवर्धन आ जाएगा। नेक्स्ट आता है लेंस की क्षमता। जैसे आपने देखा होगा किसी लेंस की क्षमता कि कितनी फोकस दूरी तक वो देख पाता है लेंस, उसको डी से डायप्टर से रिप्रेजेंट किया जाता है, मेजर किया जाता है इसको पावर ऑफ लेंस को। और पावर ऑफ लेंस का फार्मूला क्या है, 1/f। एफ क्या है, फोकस दूरी। तो लेंस की क्षमता फोकस पर डिपेंड करती है, लेकिन फोकस हमेशा मीटर में मेजर होना चाहिए, सेंटीमीटर में नहीं। अगर सेंटीमीटर में वैल्यू दे रखी है उसको मीटर में चेंज करेंगे तब वो पावर ऑफ लेंस डायप्ट्रे कहलाएगा। ये छोटी सी बात आपको ध्यान रखनी है, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें दे रखे हैं। उसके बाद आता है अपवर्तनांक। अपवर्तनांक जब दो माध्यमों के युग्मक में प्रकाश की गति के अनुपात को दो माध्यम में हम कंपैरिजन करते हैं तो अपवर्तनांक कहलाता है, जिसको n से रिप्रेजेंट किया जाता है। मतलब प्रकाश की गति माध्यम 1 में डिवाइड बाय प्रकाश की गति माध्यम 2 में। और निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है, यदि एक माध्यम 1 वायु या निर्वात है जिसमें हवा ही नहीं है, वायु है, तो माध्यम 2 का अपवर्तनांक है वो निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। जैसे n इक्वल टू c अपॉन v। c का मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, जो कि फिक्स होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आया होगा और इसके आधार पर ये सारे के सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप करेंगे। Now the time for the English medium students, and today's worksheet is worksheet 33, and today's topic is spherical lens and the refraction of light. So first of all, there are two type of spherical lenses. One is convex, other is concave. If we say convex, you can represent like this, and concave, this is the diagram of concave. Convex lens is thinner from the corner and thicker from the middle at the center, and it is also called converging lens. Concave lens is thicker from the corners and thinner from the middle, and it is called diverging lens. Now there are few rules of image formation in the convex and concave mirror. If we see or draw the diagram of convex lens, the first rule of image formation is that a ray of light parallel to principal axis of the convex lens. Then you can represent this is the convex lens. A line pass through the optical center. This is O. This is called principal axis. The line is called principal axis. So the glass is transparent. Lens is transparent both sides. So both focuses are there. This is F1 and this is 2F1, means center of curvature. This is F2 and this is 2F2. So these are the center of curvature and focus. If any ray pass through the parallel to the principal axis, so when after refraction it pass through the focus. And if the ray light parallel to the principal axis of the concave lens, if I see that how refraction takes place in the concave lens, then this is the optical center. Here is F1, here is F2 and 2F2 accordingly, and 2F1. If the light is passed parallel to the principal, it divert away. If it divert away, then you have to draw. Diversion is there and you have to extend it pass through the principal focus. So this is the diverging lens and this is the converging lens. Third is any ray of light pass through the optical center. If the light is passed through the optical center, this one, it never changes part, it goes without any deviations. No refraction is taking place in the light when it passes through the optical center. Now the next is lens formula. Similarly, mirror formula is there. Lens formula is 1/v minus 1/u equal to 1/f, where v is the image distance, u is the object distance, and f is the principal focus or focal length. Now similarly, magnification formula, that is h dash upon h, or you can written v upon u. So next is the power of lens. Unit of power is always diopter and it is represented by capital D. Power of lens is written is 1/f and f is in meters
P is the power, F is the focal length. And the image formation or the different position of the object you can do practice from the NCERT book, chapter 10. Now the next topic in this worksheet is about the laws of refraction. The incident ray, refracted ray and the normal to the interface of the two transparent medium at the point of incident all lie in the same plane. Second is the ratio of sine of angle of incident to the sine of angle of refraction is constant. It means this constant is by n, and this is called Snell's law, and you can write it here, sine I upon sine r. Next is the refractive index. Refractive index is the ratio of speed of light in the given pair of medium. So for example, n equal to speed of light in one medium divided by speed of light in second medium. But there is one more refractive index, that is called absolute. If speed of light in the medium 1 is fixed, that is it is vacuum or any air, so speed of light in vacuum or air is fixed, and speed of light in any medium, you can divide and you can calculate the absolute refractive index. Speed of light in air is 3 into 10 to the power 8 meter per second. This is fixed, so it is called absolute refractive index. So do the practice of all these questions from the NCERT as well as from the worksheet. I hope you understand the concept of refraction in the lenses. Keep watching Super Vigyan. Thank you so much.